नमस्कार मेरे सभी साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। ठीक है, चलो अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और उसी में हम शुरुआत करते हैं बात न करते हुए। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, चार ऑप्शन है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, डुप्ले एंड रॉबर्ट क्लाइव। चलो बताओ। देखो दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी यदि हम बात करें कि ये कौन लेके आया था तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहली बात पहला पुर्तगाली गवर्नर जो बना था 1505 में। जो बना था कब? 1505 में बना था पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों बोली? ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी ने इसलिए लागू की जिससे कि ये जो व्यापार होता था जिस नदी के द्वारा या फिर जलमार्ग के द्वारा उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना, जिस कारण क्योंकि वो जो पानी का क्षेत्र था वहाँ से हर जितने भी राज्य थे या जितने भी राष्ट्र थे सब पानी से क्या करते थे? अपना व्यापार करते थे। तो वाटर पर यदि ये अपना अधिकार कर लेंगे जिस कारण इनको क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी सबसे पहले किससे संबंधित है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। यदि हम बात करें कि पुर्तगाल मतलब जो वास्तविक जो पुर्तगाली गवर्नर जनरल है, देखो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पुर्तगाली तो गवर्नर है लेकिन इसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क को, इसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसने ही 1510 में बीजापुर के सुल्तान से इसने गोवा को छीन लिया था और बाद में 1530 से गोवा ही पुर्तगालियों की क्या रही थी? व्यापारिक राजधानी रही थी। किसने बनाई थी? नीनू डी कुन्ना ने। देखो अंतर समझना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या किया था? ये पहला पुर्तगाली गवर्नर है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है। लेकिन जब वास्तविक गवर्नर पूछा जाए तो अल्बुकर्क है, इसी ने ही सारा काम किया था, अल्बुकर्क के द्वारा ही। और अल्बुकर्क ने ही बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था और बाद में गोवा को अपनी व्यापारिक राजधानी किसने बनाई थी? तो 1530 में जो नीनू डी कुन्ना जो उस टाइम पे गवर्नर थे, नीनू डी कुन्ना ने क्या किया था? उस टाइम पे इसको अपनी राजधानी बनाई थी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका पहला सही उत्तर है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? बताइए। यूनानी आक्रमण था ये, नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, कण्ववंश। तो किसका उत्तर भारत में उस टाइम पे शासन था? तो देखो दोस्तों, उस टाइम पर था नंदवंश। उस टाइम पर कौन था? नंदवंश। और नंदवंश में उस टाइम पे कौन शासन कर रहा था? तो घनानंद कर रहा था। कौन कर रहा था? घनानंद। घनानंद उस टाइम पे शासन कर रहा था। आपको पता है, यदि हम बात करें नंदवंश उस टाइम पे कौन था शासन? घनानंद। नंदवंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद है नंदवंश का संस्थापक। मौर्य इसका अंतिम शासक कौन था नंदवंश का? तो घनानंद था। उसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और यदि हम बात करें कि सिकंदर वही सिकंदर है ये कि जिसने पूरी धरती को जीत लिया था। याद रखना, सिकंदर ने पोरस को भी हरा दिया था। पोरस, यदि अपन बात करें अपने पंजाब वाले क्षेत्र का जो शासक था पोरस, तो पोरस को भी हरा दिया था, लेकिन बाद में पोरस को जीवित छोड़ दिया था और उसका शासन भी उसको वापस कर दिया था। दयालु प्रकृति का था ये सिकंदर। ठीक है, नंदवंश का अंतिम संस्थापक कौन था? अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। घनानंद को किसने मारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है,
मौर्य वंश के बाद शासन कौन सा आया? शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग था इसका, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग इसका शासन पुष्यमित्र शुंग इसका शासक था, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम इसका शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। और देवभूति को पराजित किसने किया? वासुदेव ने। और वासुदेव ने देवभूति को पराजित करके कण्व ने की थी। महापद्मनंद अंतिम शासक कौन था इसका? तो घनानंद था। घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये भी देख लेना, 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको पता है, चाणक्य की मदद से, ठीक है। और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। देवभूति की मृत्यु किसने कर दी थी? उसी का सेनापति था वो वासुदेव। और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, बताइए जरा, कौन था हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक? कमरुद्दीन खान, मोहम्मद अमीन खां, असद खां, चिनकिलिच खां। देखो यूपी पीसीएस 2011 में आया गया ये क्वेश्चन। देखो दोस्तों, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो था वो चिनकिलिच खां था। चिनकिलिच खां, इसी ने ही हैदराबाद की स्थापना की थी। हैदराबाद के बारे में एक आईएमपी क्वेश्चन की सबसे बाद में जो सहायक संधि स्वीकार की थी वो किस शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। कब की थी? 1748 में, सॉरी 1948 में, सॉरी 1948 में ये मिला था हमसे, 1948 में मिला था ये हमसे, ठीक है। अब ये चिनकिलिच खां था कौन? तो मैं आपको बता दूं, आपने यदि इतिहास थोड़ा सा पढ़ा हो तो आपने एक नाम सुना होगा, फर्रुख शियर। फर्रुख शियर आपने नाम सुना होगा, फर्रुख शियर, ठीक है। उत्तराधिकार मुगल शासक में से ये एक है, फर्रुख शियर। फर्रुख शियर के शासनकाल में ही एक व्यक्ति आया था, चिनकिलिच खां। उसने ऐसे एक पद दिया अपने यहाँ पर, और चिनकिलिच खां को एक उपाधि भी दी थी, निजामुल मुल्क की। निजामुल मुल्क की उपाधि दी थी चिनकिलिच खां को, ठीक है। और आपको बता दूं चिनकिलिच खां के बारे में कि निजामुल मुल्क की उपाधि दी थी। और यदि बात करूँ, ये फर्रुख शियर ने दी थी। किसने दी थी? फर्रुख शियर ने दी थी। फर्रुख शियर के नाम से आपको कुछ याद आया होगा मेरे ख्याल से। फर्रुख शियर वही शासक है जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत पर अपनी संप्रभुता स्थापित की। फर्रुख शियर ही वही शासक है। क्यों है? फर्रुख शियर में यदि आपको पता होगा, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा, तो 1717 में 1717 में इसने एक 1717 में इसने एक फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के लिए इसने एक फरमान जारी क्या कर दिया था? फरमान जारी ये कर दिया था कि अब आप व्यापार कर सकते हो पूरे भारत में कहीं पर भी, और आपको उसके लिए टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब इसने उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ऐसा इसने क्यों किया था? क्योंकि फर्रुख शियर को एक बीमारी थी। फर्रुख शियर को एक बीमारी थी, असाध्य रोग था जिसका निवारण नहीं हो पा रहा था। और उस टाइम पे एक अंग्रेज डॉक्टर था हैमिल्टन नाम का, एक डॉक्टर था, आपने नाम सुना होगा, ये आईएमपी नाम है। हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर था, हैमिल्टन नाम का। तो हैमिल्टन ने क्या किया था? फर्रुख शियर के असाध्य रोग को मतलब ख़त्म कर दिया था, उसको ठीक कर दिया था, जिस कारण फर्रुख शियर ने प्रसन्न होकर अंग्रेजों को क्या कर दिया था? अंग्रेजों को वहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दी थी बिना टैक्स के। और इसी को, और 17 को जो ये घोषणा जो थी, इसी को कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा। तो ये पूरी गलती की थी फर्रुख शियर ने, ठीक है। तो उसी के बाद आपने देख लिया कि अंग्रेजों ने भारत पर कैसे अपनी सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। तो चलो इसके क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया। तो इसका उत्तर क्या है? चिनकिलिच खां।
निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब था। अवध का प्रथम नवाब था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो देखो, अवध का प्रथम नवाब जो था वो था अपना आसिफ उद्दौला, शहादत खां, शुजा उद्दौला या फिर सफदरजंग में से अपन को बताना है। तो देखो, अवध का प्रथम नवाब था अपना शहादत खां। कौन था? शहादत खां। कब इसने अवध की स्थापना की? 1722 में। 1722 में। इसका पूरा नाम क्या है? शहादत खां बुरहान मुल्क। इसने शहादत खां ने इसकी स्थापना की। ठीक है। और शहादत खां का जो भतीजा एवं दामाद था वो था सफदरजंग। वो कौन था? सफदरजंग। ठीक है। उस सफदरजंग के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो बैठा था अपना कौन? शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो बैठा था अपना कौन? आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला के बाद में जो गद्दी पर बैठा था उसका नाम था अपना शहादत अली। उसका नाम क्या है अपना? शहादत अली। ये नाम मैंने क्यों लिखवाया मैं बताता हूँ, सुनना जरा पहले। शहादत खां ने अवध की स्थापना की 1722 में। पूरा अवध खत्म कर दूंगा इसी में। देखो, अभी 1722 में शहादत खां ने अवध की स्थापना की, स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1722 के बाद शहादत खान के बाद कौन बैठा गद्दी पर? सफदरजंग। सफदरजंग के बारे में कोई आईएमपी नहीं हुआ। इतना है कि शहादत खां का ये दामाद एवं भतीजा था। सफदरजंग के बाद में गद्दी पर बैठा शुजा उद्दौला। देखो, शुजा उद्दौला आईएमपी इसलिए है क्योंकि आपको पता हो कि बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसमें 3 शासकों ने मिलकर किस पर आक्रमण किया? अंग्रेजों पर आक्रमण किया। फलस्वरूप उनकी हार हो गई, लेकिन उसका मतलब नहीं है। लेकिन 1764 में बक्सर के युद्ध में ही ये जो अपने शासक लोग थे वो अंतिम रूप से पराजित हो गए थे और अंतिम रूप से अंग्रेजों की पूर्वसत्ता स्थापित कब हुई? तो 1764 में बक्सर के युद्ध में। वैसे 1757 प्लासी का युद्ध माना जाता है, लेकिन 1764 फाइनली हो गया था। चलो अपन इसको छोड़ते हैं। शुजा उद्दौला के बारे में बात करते हैं। तो शुजा उद्दौला 1764 में बक्सर के युद्ध में, अच्छा मैं यदि प्रश्न पूछूं कि 1764 में बक्सर के युद्ध में कौन 3 शासक थे, तो कौन थे? बता सकता है कोई? तो देखो, मुगल नवाब जो थे वो शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। दूसरा थे अवध के नवाब शुजा उद्दौला और तीसरे थे मीर कासिम। मीर कासिम। इन तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया बक्सर नामक स्थान पर। बक्सर कहाँ पड़ता है? तो बिहार के आरा जिले में पड़ता है। बिहार में पड़ता है बक्सर। कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, बिहार में बक्सर पड़ता है। और उसके बाद जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो। फलस्वरूप इनकी पराजय हो जाती है। इन सारे शासकों की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और फिर जाके इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं। तो इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच में हुई थी? शुजा उद्दौला के बीच में, अंग्रेजों व शुजा उद्दौला के बीच में। इलाहाबाद की दूसरी संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों और अपने शाह आलम द्वितीय के बीच में। शाह आलम द्वितीय के बीच में क्या वो हुई थी कि 26 लाख सालाना कर के बदले में उनको पूरे राज्य में, पूरे भारत में व्यापार करने का क्या मिल गया था? अधिकार मिल गया था अंग्रेजों को। तो ये उसके बारे में बात हो गई। शहादत अली खां के बारे में क्या बात करें? देखो, मैंने क्या बताया? शुजा उद्दौला के बाद कौन आया? आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला के बारे में एक चीज़ याद रख लेना कि 1775 में आसिफ उद्दौला ने क्या किया था? 1775 में फैजाबाद की जो संधि हुई थी, फैजाबाद की जो संधि हुई थी वो इसी के शासनकाल में हुई थी। आसिफ उद्दौला के शासनकाल में। कौन सी संधि हुई थी? एक सेकंड रुकना। अरे यार शिट, किसके आसिफ उद्दौला के शासनकाल में कौन सी संधि हुई थी? फैजाबाद की। फैजाबाद की संधि हुई थी शहादत खान वो आसिफ उद्दौला के शासनकाल में। ईयर कौन सा है? 1775। 1775 में फैजाबाद की संधि हुई थी, आसिफ उद्दौला ने की थी अंग्रेजों से। शहादत अली खां इसलिए आईएमपी को, शहादत अली के शासनकाल में ही अवध का विलय किया गया था। अवध ने वो जो सहायक संधि थी वो स्वीकार की थी। शहादत अली खान के शासनकाल में ही अवध ने सहायक संधि स्वीकार की थी। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड वेलेजली के में। ठीक है। अवध का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? वाजिद अली शाह।
कौन था? वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह को अख्तर पिया के नाम से भी जाना जाता है। और वाजिद अली शाह को जब वाजिद अली शाह शासन कर रहे थे, उसी टाइम पे लॉर्ड डलहौजी ने उन पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया। इतिहासकार वैसे अवध को लॉर्ड डलहौजी की भयंकर भूल मानते, क्योंकि अवध जो था एक संपन्न राज्य था, बिना बात के आपको फ्री फंड में कर देता था, सारी चीज़ें देता था, बहुत रईस था अवध। लेकिन आपने विलय कर लिया, इसका मतलब अब शासन कौन करेगा? अच्छे से शासन कौन चलाएगा? तो अंग्रेज चलाएंगे, मतलब अंग्रेजों का ही खर्चा होना है। तो इसको भयंकर भूल मानते थे कि कोई मतलब कुछ था नहीं, बढ़िया फ्री फंड में अपने पास पैसा आ रहा है, फिर भी तुमने बीच में आकर टांग अड़ा दी। तो वो चीज़ इसमें मानी जाती है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया सादत अली कहाँ के शासनकाल में क्या हुआ था, अपना सहायक संधि स्वीकार हुई थी। वाजिद अली शाह के शासनकाल में क्या हुआ था? उन्होंने डलहौजी ने क्या किया था? इसको हड़प लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि सबसे पहले कौन सा प्रांत विलय नीति में शामिल हुआ था? तो सबसे पहले अवध ही शामिल हुआ था। अवध कब हुआ था? 1856 में। 1856 में, सॉरी 1756 में, सॉरी नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, तो 1856 में ही किसका हुआ था? अवध का क्या किया गया था? विलय किया गया। तो जो पहला प्रांत था जिसका विलय किया गया था, तो 1856 में अवध का विलय कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। मेरे ख्याल से अवध के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। वाजिद अली साहब वही हैं जो अपनी बेगम हजरत के पति थे, उनके वो। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी आया यूपीएससी 2020 में। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। नदी दिया है और उसका मुहाना, नदी दिया और उसमें किस में जाकर मिलती है, ये क्वेश्चन है आपका। मेकांग नदी, अंडमान सागर, थेम्स, आयरिश सागर, वोल्गा, कैस्पियन सागर, जेम्बेजी, हिंद महासागर। तो बताइए जरा कौन कौन सा मिलान सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा। देखो दोस्तों, मेकांग नदी कौन सी है? पहले तो आपके मन में ये आना होगा। देखो दोस्तों, मेकांग नदी क्या है? चीन के सहारे आती हुई। मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? चीन से निकलती है। चीन के सहारे आती हुई ये कहाँ जाती है? लाओस जाती है। लाओस पड़ जाता है अपना नीचे। उसके बाद थाईलैंड पड़ जाता है अपना नीचे। थाईलैंड के बाद यहाँ पर अपना पड़ जाता है कंबोडिया पड़ जाता है। कंबोडिया के बाद में कहाँ? वियतनाम पड़ जाता है। और वियतनाम के बाद जाकर वो यहाँ गिर जाती है। क्या है ये? दक्षिण चीन सागर है। यहाँ पर क्या है? दक्षिण चीन सागर। तो कितने देशों में बहती है? चीन में हो गई, देखो चीन में हो गई अपनी, उसके बाद लाओस में हो गई, उसके बाद थाईलैंड में, उसके बाद कंबोडिया में, उसके बाद वियतनाम में, और ये जाके गिर जाती है कहाँ पर? दक्षिण चीन सागर में। तो 5 देशों में ये बहती है। याद रखना, ये विश्व की 12वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? 12वीं सबसे बड़ी नदी है। तो ये अपना कहाँ गिरती है? तो ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है। तो पहला ये अंडमान सागर तो गलत हो गया, पहला तो सही नहीं है। उसके बाद अगला इसमें बात क्या बोली? टेम्स नदी के बारे में। अगला इसने क्या बोला है? एक सेकेंड, ठीक है। अगला इसने बोला है टेम्स नदी के बारे में। थेम्स वही है जी, लंदन की गंगा, इंग्लैंड की गंगा। ठीक है, तो बताओ दोस्तों, टेम्स नदी कहाँ गिरती है? देखो, टेम्स नदी जो गिरती है, देखो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये तो मान लो आयरलैंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आयरलैंड हो गया। और ये जो हो गया अपना क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम हो गया ये। ठीक है, ये 2 भागों में बट गया। ये ऊपर का स्कॉटलैंड हो गया, और ये इंग्लैंड हो गया। ठीक है, ये आयरलैंड हो गया। ये कौन सा हो गया? आयरलैंड हो गया। ठीक है, अब देखो इनके बीच में एक सागर पड़ता है। इनके बीच में क्या पड़ता है? एक सागर पड़ता है। इनके बीच में क्या पड़ता है? एक सागर पड़ता है, जिसका नाम है आयरिश सागर। जिसका नाम क्या है? आयरिश सागर।
इसका नाम है आयरिश सागर। आयरिश सागर। तो ये जो है, ये जो टेम्स नदी है वो यहाँ से निकलती है और ये बहती हुई कहाँ गिर जाती है, नीचे। अब नीचे कौन सा सागर है, नीचे कौन सा सागर है, तो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश सागर, इंग्लिश सागर है नीचे, इंग्लिश सागर। तो देखो ये कहाँ से निकलती है अपनी टेम्स नदी, इंग्लैंड से निकलती है और कहाँ पर गिर रही है, इंग्लिश सागर में गिर रही है। जबकि इसमें क्या लिखा है, आयरिश सागर में, तो गलत है ये। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया भैया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप इस वाले का। अब अगला है इसमें वोल्गा नदी। अगला क्या है इसमें, वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी कहाँ की नदी है, तो वोल्गा नदी अपनी रूस की नदी है। और वोल्गा मान लो ये अपना रूस हो गया, ठीक है। और यहीं पर अपना क्या है, कैस्पियन सागर है। क्या है अपना यहाँ पर, कैस्पियन सागर। तो वोल्गा नदी जो आगे आके कहाँ गिर जाती है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, बिल्कुल सही बात है। जेम्बेजी नदी हिंद महासागर में, जेम्बेजी नदी कहाँ गिरती है, हिंद महासागर के बारे में बोल रहा है। तो क्या हिंद महासागर सही है क्या, बताओ जरा, पहले तो बताओ कि जेम्बेजी नदी बहती कहाँ पर है। तो देखो जेम्बेजी नदी जो बहती है वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। मान लिया अपन ने ये अफ्रीका महाद्वीप बना दिया, अपना अफ्रीका महाद्वीप बना दिया जब ने। यहाँ पर अपना एक क्षेत्र है जाम्बिया, यहाँ पर अपना एक क्षेत्र पड़ता है जाम्बिया। जाम्बिया से एक नदी निकलती है जेम्बेजी नदी, और ऐसे बहते बहते कहाँ गिर जाती है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना कौन सा सागर है, यहाँ पर अपना कौन सा, हिंद महासागर। कौन सा महासागर है यहाँ पर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो जेम्बेजी नदी कहाँ बहती है, हिंद महासागर में गिरती है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, आप लगा दो फटाफट। क्या पूछा प्रश्न में, प्रश्न में पूछा है पहला दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा और पहला दूसरा चौथा। तो अपना क्या हो गया, तीसरा सही है चौथा सही है। तो तीसरा इसका क्वेश्चन क्या है अपना, सही हो गया। तीसरा चौथा अपना इसका क्या हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अपना कौन सा सही हो गया, तीसरा चौथा। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं अगले पे। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस मनाया जाता है। तो नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है, 27 जनवरी, 7 अप्रैल, 11 मई, 22 अप्रैल। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है अपना 27 जनवरी। 27 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन अपन को पता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदी लोग मारे गए थे, जो यहूदी मारे गए थे, उनकी याद में अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदी मारे गए थे उनकी याद में ही 27 जनवरी को नरसंहार दिवस मारे गए थे। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को अपना क्या मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 11 मई को क्या मनाया जाता है, तो 11 मई को अपना क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये सारे अपने प्रश्न किए। अगला है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने प्रश्न किए, ये अपन ने पूरा समझ लिया, ये अपन ने पूरा पढ़ लिया कहानी। ठीक है, ये अपन ने चिनकिलिच खां के बारे में पूरा पढ़ लिया। चिनकिलिच खां के बारे में याद रखना जी, IMP हैदराबाद से रिलेटेड है। ठीक है, और सिकंदर के बारे में अपन ने पढ़ लिया और ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। दोस्तों यदि पसंद आया हो ये सेशन, आज का सेशन यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आपको ऐसे बढ़िया वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।